अपराधी अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो यहीं हमारे और आपके आसपास मौजूद होते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। Take off and lead in. कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और फसाना क्या। कहते हैं इस दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक दूसरा चेहरा जरूर छिपा होता है, भले ही वो चेहरा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। तो आज हम आपको एक ऐसा ही चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर पहली नजर में तो आप उसकी खूबसूरती की तारीफ कर बैठेंगे, लेकिन जब हम आपको इस चेहरे की हकीकत बताएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस जहाज में उस वक्त करीब 120 यात्री समेत क्रू मेंबर भी थे। उसकी कहानी आपके सामने। Take off and lead in. ये वो मंजर है जिसे दुनिया का कोई भी अमन पसंद इंसान यकीनन देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन दुनिया में कुछ मुट्ठी भर लोगों की एक ऐसी जमात है जिनका मकसद ही तबाही है, और कत्लो गारत के ऐसे मंजर देखकर उन्हें सुकून मिलता है। इतना तो जरूर है कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन इंसानी चेहरे पर जब आतंकवादी का मुखौटा चढ़ जाता है तो उससे खतरनाक चेहरा फिर कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया में आतंकवादियों के ऐसे खतरनाक चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन मर्दों की इस जमात में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें पहली नजर में आतंकवाद से जोड़कर देखना मुमकिन नहीं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने घर की दहलीज क्या लांघी, पूरी दुनिया को ही दहला कर रख दिया। जी हां, आज हम आपको एक ऐसे ही चेहरे से रूबरू कराएंगे जिसकी कहानी सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए आपको भी चेहरे पर मासूमियत समेटे मगर हाथों में तबाही का सामान थामे उस एक चेहरे से रूबरू कराते हैं जिसने 70 के दशक में अपने कारनामों से पूरी दुनिया को थर्रा दिया था। नाम लैला खालिद, उम्र 72 साल। जी हां, यही वो चेहरा है जिसके चेहरे से जब नकाब हटा तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। दुनिया लैला को एक आतंकवादी के तौर पर जानती है, लेकिन लैला ने खुद को कभी भी आतंकवादी नहीं माना। दरअसल लैला फिलिस्तीन को आजाद कराने का सपना पाले थी, और बस जब उसने अपने इस मंसूबे को हकीकत में बदलने के लिए अपने हाथों में न सिर्फ बंदूक थामी बल्कि डंके की चोट पर उसे अंजाम तक पहुंचाया तो सारी दुनिया हैरान रह गई। इससे पहले हम आपको लैला की पूरी कहानी बताएं, आपको लैला की जिंदगी के सबसे बड़े राज से वाकिफ करा देते हैं। दरअसल लैला दुनिया की पहली ऐसी महिला है
जिसने किसी हवाई जहाज को हाईजैक किया था। जी हां, लैला दुनिया की पहली महिला हाईजैकर थी। लैला खालिद 9 अप्रैल 1944 को फिलिस्तीन में जन्मी यह खूबसूरत बला अपने दौर की सबसे खतरनाक महिला आतंकवादियों में से एक थी। लेकिन जब लैला 5 साल की थी तो साल 1948 में उसके परिवार को अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लैला का पूरा परिवार फिलिस्तीन के बाकी तमाम लोगों की तरह लेबनान में आकर बस गया, लेकिन उसके पिता फिलिस्तीन में ही रह गए। 15 साल की उम्र में अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट से राजनीति में कदम रखने वाली लैला 23 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते फिलिस्तीन की आजादी के लिए बने PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन नाम के संगठन में शामिल हो गई। इसके बाद लैला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लैला दुनिया की पहली ऐसी महिला आतंकवादी रही जिसने अकेले अपने दम पर प्लेन हाईजैक से लेकर बड़े बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया। ये आतंकवादी हसीना अपना रूप बदलने में माहिर जानी जाती थी। 2 दशक लंबे अपने आतंक के करियर में उसने कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपना चेहरा पूरी तरह से बदल लिया। साल 1967 से लेकर साल 1969 तक लैला की टीम ने एक के बाद एक कई प्लेन हाईजैकिंग्स अंजाम दी। दरअसल ये सभी हमले फिलिस्तीन मूवमेंट में ब्लैक सितंबर की साजिश का हिस्सा थे। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही रोम से एथेंस जा रही TWA फ्लाइट 840 की हाईजैकिंग। तारीख 29 अगस्त 1969, जगह लियोनार्डो डा विंची एयरपोर्ट, रोम। PFLP को खबर मिलती है कि रोम से एथेंस होकर तल अवीव जाने वाली ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 840 में अमेरिका में इजराइल के राजदूत यित्ज़हाक राबिन भी होंगे। खबर मिलते ही बस उन्होंने फौरन इस फ्लाइट को हाईजैक करने का प्लान बना लिया और इस काम की जिम्मेदारी लैला को दी गई। अपने प्लान के मुताबिक लैला ने अपने एक साथी सलीम इस्सावी की मदद से इस जहाज को हाईजैक कर लिया। इस जहाज में उस वक्त 120 यात्रियों समेत 7 क्रू मेंबर्स भी थे। लेकिन उनको यह जानकर मायूसी हुई कि उस फ्लाइट में इजरायली राजदूत नहीं थे। हालांकि उसमें एक अमेरिकी राजनयिक थॉमस डी बोयार्ड जरूर बैठे थे। हथियारों के दम पर लैला और उसके साथी सलीम ने पायलटों को फ्लाइट का रूट बदलकर सीरिया के दमास्कस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि वहां पहुंचकर उन्होंने जहाज को खाली कर दिया था, लेकिन दोनों ने जहाज को बम धमाके से उड़ा दिया। 25 साल की उम्र में ऐसा करने वाली लैला अपनी तरह की पहली महिला हाईजैकर भी बन चुकी थी। इसके बाद लैला और सलीम ने सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को रिहा कर दिया, लेकिन बदले में इजराइल ने भी सीरिया और मिस्र के 71 सैनिकों को रिहा किया था। हालांकि लैला और सलीम को सीरियाई सरकार ने गिरफ्तार किया था, पर इस वारदात के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने दोनों को रिहा भी कर दिया था। लैला ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई इसके बाद भी जारी रखी। इस बीच PFLP के बैनर तले कम से कम 4 और विमानों को हाईजैक किया गया, लेकिन अगले ही साल 1970 में हाईजैकिंग की एक और कोशिश लैला को भारी पड़ गई। एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जा रहे एक इजरायली जहाज को हाईजैक करने की कोशिश में लैला के 2 साथी मारे गए, जबकि जहाज पर मौजूद स्काई मार्शल्स ने लैला को जिंदा बमों समेत गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद इजरायली स्काई मार्शल्स ने लैला को ब्रिटेन पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन 1 अक्टूबर 1970 को ब्रिटेन ने भी लैला को अपने बंधकों के बदले आजाद कर दिया। इसके बाद के दिनों में लैला खालिद ने आतंक का चोला उतार फेंका और खुद को राजनीति के रंग में रंग लिया। इजराइल की कट्टर दुश्मन और फिलिस्तीन की कट्टर समर्थक लैला ने दुनिया भर में फिलिस्तीन की आजादी का झंडा बुलंद किया। लैला के जीवन पर लैला खालिद हाईजैकर नाम से साल 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। लैला आज भी जिंदा है और फिलहाल वो अपने डॉक्टर पति फायेज राशिद हिलाल और 2 बेटों बदर और बशर के साथ जॉर्डन के अम्मान शहर में रह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। औरत अगर आतंकवादी बन जाए तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है, ये तो आप देख ही चुके हैं। लेकिन आपको अगर अब भी यकीन नहीं आया हो तो हम जिस महिला की कहानी अब आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो महिला एक पत्रकार से आतंकवादी बनी। क्यों? सिर्फ इस बात पर साइंसदान 25 साल तक रिसर्च करते रहे, वो भी उसकी मौत के बाद, यानी उसके ब्रेन के साथ, उसके ब्रेन को महफूज रखकर। उल्रिक मीनहॉफ एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाया करते थे। वो इतनी खतरनाक थी कि उसके साथ काम करने वाले आतंकवादी भी उससे डरते थे। उल्रिक मीनहॉफ दुनिया की पहली और अकेली ऐसी महिला आतंकवादी जिसके दिमाग को लेकर वैज्ञानिक पूरे 25 साल तक रिसर्च करते रहे, लेकिन ये समझने में नाकाम रहे कि कोई महिला अपने इरादों में इस कदर पुख्ता और हमलों में इतनी खूंखार कैसे हो सकती है। जी हां, 1976 में उसकी मौत के बाद से लेकर 2002 तक मीनहॉफ का दिमाग वैज्ञानिकों के पास महफूज था और उस पर रिसर्च का सिलसिला जारी रहा। सचमुच आम हालात में पली बढ़ी उल्रिक मीनहॉफ एक रोज इतनी खतरनाक आतंकवादी बन जाएगी, किसी ने भी नहीं सोचा था। उल्रिक मीनहॉफ का जन्म साल 1934 में जर्मनी के ओल्डनबर्ग शहर में हुआ था। उल्रिक के पिता डॉक्टर वर्नर मीनहॉफ पेशे से एक आर्ट हिस्टोरियन थे। छोटी उम्र में ही उल्रिक ने अपने माता पिता को खो दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1959 में उल्रिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी में शामिल हो गई और फिर कुछ वक्त बीत जाने के बाद पार्टी की मैगजीन कॉनक्रैट में बतौर पत्रकार काम करना शुरू कर दिया। साल 1961 में उल्रिक ने कॉनक्रैट के पब्लिशर क्लॉस रेनर रॉल से शादी कर ली। दोनों की जुड़वां बेटियां भी हुई, लेकिन 1 साल बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया। लेकिन उस दौर की राजनीति और उल्रिक के हालात ने उसे एंड्रियास बैडर से मिलवा दिया। दरअसल एंड्रियास वामपंथी विचारधारा का समर्थक था और अक्सर आगजनी और तोड़फोड़ का काम करता रहता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। एंड्रियास की गर्लफ्रेंड ने उल्रिक से उसे जेल से बाहर निकालने के लिए मदद मांगी और उल्रिक ने उनकी मदद की भी। लेकिन जब एंड्रियास जेल से भाग रहा था तो उल्रिक भी उसके साथ भाग निकली। बस उस दिन के बाद से दुनिया ने उल्रिक का जो चेहरा देखा वो इतना खौफनाक था कि लोग उसके नाम से भी डरते थे। साल 1970 में एंड्रियास के साथ मिलकर उल्रिक ने रेड आर्मी नाम से एक आतंकवादी संगठन शुरू किया और इस संगठन ने उस दौर में जर्मनी में कई बम धमाकों और बैंक डकैतियों को अंजाम दिया। उल्रिक का नाम ऐसी घटनाओं में आने के बाद हर कोई उससे डरने लगा था। अगले 2 साल तक उल्रिक और उसके साथियों ने जर्मनी के जर्रे जर्रे को थर्रा दिया था।
इतना ही नहीं, मीनहॉफ ने एक बार तो खुद अपने ही बच्चों को अगवा करने की नाकामयाब कोशिश की ताकि उन्हें उनके पिता से दूर कर वो अपने तरीके से उन्हें परवरिश दे सके। लेकिन साल 1972 में पुलिस ने जाल बिछाकर उल्रिक को गिरफ्तार कर लिया। करीब 2 साल तक उल्रिक के केस की सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 8 साल कैद की सजा सुनाई। लेकिन 9 मई 1976 के रोज जेल से एक खबर आई कि उल्रिक मीनहॉफ ने अपने सेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और इसके बाद डॉक्टरों ने रिसर्च के मकसद से मीनहॉफ का दिमाग तभी निकालकर प्रिजर्व कर लिया था। 25 साल तक चले रिसर्च के बाद आखिर ये मान लिया गया कि मीनहॉफ के इतना खतरनाक आतंकवादी बनने की वजह 1962 में हुई उसके ब्रेन सर्जरी थी। जर्मन वैज्ञानिकों का मानना था कि ट्यूमर निकालने के लिए हुए उस ऑपरेशन की वजह से मीनहॉफ के दिमाग में ऐसे बदलाव आए कि वो आम शहरी की जिंदगी छोड़कर आतंक के रास्ते पर निकल पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।